महिलाएं किसी भी विकसित समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षा जगत की बात करें, खेल जगत की या फिर कृषि की ही बात हो, किसी भी क्षेत्र में महिला आज पीछे नहीं है। वहीं अगर हिमाचल की ग्रामीण महिला की हम बात करें तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर रही हैं, घर बार तो संभाल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कृषि में भी अपना समान योगदान जो है दे रही हैं। नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आज का हमारा विषय है आधुनिक कृषि में महिलाओं का योगदान। और इस विषय विशेष पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल की दो प्रगतिशील किसान महिलाएं स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आप श्रीमती महेश्वरी सिंह जी और आप सुशीला ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। मूलतः ज़िला शिमला की सुन्नी तहसील से संबंध रखती हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं। कृषि दर्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोनों का। धन्यवाद मैम। क्योंकि आज का हमारा विषय है आधुनिक कृषि में महिलाओं का योगदान, तो सबसे पहले महेश्वरी जी आपसे जानना चाहेंगे कि फसलों में कौन कौन सी फसलें आप बोती हैं, किस तरह की कृषि करती हैं और कौन कौन सी फसलों का उत्पादन आप विशेष रूप से अपने खेतों में करती हैं। जी, सबसे पहले तो मैम मेरा आपके लिए नमस्कार। मेरा नाम महेश्वरी है और मैं ब्लॉक बसंतपुर, तहसील सुन्नी, मेरे गांव का नाम मूलबज्जी है और जो कि देवला ठेला पंचायत आती है, वहाँ से संबंध रखती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि कृषि में फसलों का उत्पादन, हम मैम जैसे शिमला मिर्च हो गई, बीन हो गई, मटर हो गया, इस तरह की मतलब फसलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद होता है, सब्जियों पर ही हम ज़्यादा काम करते हैं और बागवानी भी संभाल रही है। आज की महिलाएं बागवानी के ऊपर भी बहुत काम कर रही है। तो ज़्यादा हमारा कृषि का रहता है, फसलों का रहता है। तो उत्पादन हम तरह तरह की फसलें लगाते हैं। जी, प्याज हो गया और आपका जैसे फसलों में आपका मटर हो गया जी, और आजकल जैसे हमारा चला हुआ है बीन का हो गया, बीन हम आजकल लगा रहे हैं। जी। तो मटर की फसल हमारी आने वाली है आजकल और तुरंत बाद अभी मार्च एंड में और अप्रैल स्टार्ट में हमारा जो शिमला मिर्च का काम है वो चलेगा। और तरह तरह की फसलें मतलब हम अपने इसमें उगाते हैं। हाँ जी। तो विशेष रूप से आपका जो कृषि कार्य में फसलों का उत्पादन होता है वो सब्जियां अधिक उगाई जाती हैं। हाँ जी। मैम सुशीला ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिन फसलों का आप उत्पादन करती हैं कौन सी विधि विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से जो है आप फसलों का उत्पादन करते हैं? मैम धन्यवाद, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे आपने फसलों के विधि के बारे में बोला, तो मैम पहले तो हम जो अपनी कृषि जो पुराने तरीके से करते थे जी, जैसे खेतों में हल चला के करते थे, लेकिन आज जमाना जो है बहुत आगे जा चुका है, मशीनी युग आ गया है मैम जी। और जैसे पहले 2015 तक हमारी कृषि जो पुरानी तरीके की होती थी जी। पहले जो हमारे पास पानी लगाने का तरीका नहीं होता था। पहले हम पुराने तरीके से जैसे खेतों में हम जैसे आलू फसल लगती थी हमारी, तो उसमें पानी जो हम बहा के लगाते थे नहर द्वारा और उससे जो हमारी जो है उर्वरक शक्ति बहा के दूसरी तरफ को चली जाती थी जी। और भूमि कटाव भी होता था। लेकिन बाद में जब नए तरीके आए और हमारे 2015 तक हम पुराने तरीके से करते थे। 2015 में जब हमने टीवी पर देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैन इरिगेशन वाले दे रहे हैं किसानों के लिए, तो हम अपने बागवान विभाग में गए। हमने वहाँ पे उनके साथ चर्चा की, तो उन्होंने हमारे बताया कि ये स्कीम अच्छी रहेगी किसानों के लिए जी। जो पौधों के पास ही वो पानी फेंकती है और हमारी जो उर्वरक शक्ति है जो खेतों में ही रहती है जी। तो इससे हमारे को अवेयर करवाया। हमारे बागवान विभाग के एसडीओ साहब प्रदीप कुमार हिमराल जी, और उन्होंने हमारे को उसके पहले सबसे पहले हमने 15 में वो लगाई सिंचाई योजना लगाई, तो हमारे को ये आसान लगा। उसके बाद हम 17-18 में हमने पावर ट्रिलर की ओर गए। हर एक मशीन जैसे घास काटने की मशीन हुई,
हमें काम करना लगा आसान। जी। आस्ते आस्ते हम उनके साथ बागवान विभाग के साथ जुड़े रहे, उनसे साथ चर्चा विचार विमर्श किया और 21 में हमें और किया उन्होंने प्रोत्साहित की, आप मशीनें ले लो, ट्रैक्टर ले लो, बड़े ट्रैक्टर ले लो। जी। उसके साथ जो है हर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं आप। जब मशीनों के साथ ही बीज लगेगा, मशीनों के साथ ही पौधे लगेंगे। जी। तो पहले हम भी ऐसे थे भाई कैसे होगा ये, लेकिन जब हम गए 21 में उन्होंने वो हमारा केस बनाया और 22 अप्रैल 2022 में हमारे घर में बड़ा ट्रैक्टर विद मशीनें आई। जी। तो जैसे अब ट्रैक्टर पे, जैसे मैम मैं 10 सालों से डिस्क पेशेंट हूँ, मैं झुक के कुछ काम नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे मेरे को खेती करना हुआ आसान। तो जैसे अब हम बीज लगाते थे तो मेरे को पीछे झुक के काम करना पड़ता था, अब पीछे से मशीन लगती है, एक एक दाना डालती है, बीज बचत होती है उसमें, और पौधे से पौधे की दूरी होती है, और जब पौधे से पौधे की दूरी होगी तो प्रोडक्शन तो कुदरती आएगी। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। तो इसका तो मैं बागवान विभाग, हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर R.K. पूर्थी जी और हमारे SDO साहब डॉक्टर प्रदीप कुमार हिमराल जी, इनको श्रेय जाता है जी। इन्होंने हमारे को बहुत अवेयर कराया, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। और देखिए मशीनें किस तरह से जो है मनुष्य का या किसानों का जीवन सुलभ बना रही हैं, और उसके साथ ही जो है हमारे ज़मीनों को, जैसे आपने भूमि कटान की बात कही, उससे भी जो है बचाव हो रहा है। महेश्वरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिन फसलों को आप उगाती है उसके लिए जो खाद इस्तेमाल होती है, कौन सी खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में आप फसलों के लिए विशेष रूप से करती हैं? मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। खाद, आज की डेट में तो खाद, हमारे पास खाद की जो क्षमता है, खाद जो लोग फसलों में डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, ताकि हमारे को भाई ज़्यादा फसल मिले, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। पर मेरा तो यही कहना है कि हम तो खाद वैसे बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत कम खेतों में डालते हैं, क्योंकि आज की जो नई नई विधि है, जो जिससे हमारे खेतों के प्रोडक्शन हो, उसके लिए नई नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैसे थोड़ी मात्रा में हम यूरिया खाद का जो अपने खेतों में डालते हैं, यूरिया खाद डालते हैं, थोड़ी पौधे के प्रोडक्शन के लिए भी, चाहे स्प्रेयर में डाल दी यूरिया की। इसमें जो कीटनाशक के लिए जो भी हम छिड़काव करते हैं, वैसे खाद का प्रयोग तो हम इसी का ही करते हैं। जैसे बागवानी के लिए भी हम यूरिया, या थोड़ा आपका आलू के लिए दूसरी हो गई कैन खाद 12-32-16 आती है हमारी एक खाद, उसका प्रयोग करते हैं। वैसे खाद की मात्रा, मेरा तो यही भाइयों बहनों से यही निवेदन है कि खाद का प्रयोग हम जितना कम कर सके उतना अच्छा होगा, बेहतर होगा। निश्चित है, आपने यूरिया खाद की बात कही, लेकिन पहले के मुकाबले आप जो है कम खाद का इस्तेमाल कर रही हैं, जो हमारी ज़मीन के लिए और हमारे शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो आपसे जानना चाहेंगे, कृषि कार्यों में फसल उत्पादन के अलावा और कौन कौन से कार्य आप करती हैं? यस मैम, ये भी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे फसल तो हम उगाते ही हैं, उससे भी हम पैसा कमा रहे हैं जी। तो उसके साथ हमारा पशुपालन भी है। जैसे रोज मैं 2 किलो दूध बेचती हूँ, तो 100 रुपया मेरा आमदनी आ रही है रोज। महिलाओं के लिए अपना जेब खर्च भी इतना बहुत होता है। कोई घी बेच दिया साथ में, 700 रुपये प्रति किलो देती हूँ मैं घी। उसके साथ जैसे हमने कोई छोटे साथ में लगाए होते, जैसे पलम के पेड़ हो गए, तो उसकी भी फसल अभी आएगी अप्रैल मई में, तो उसका भी थोड़ा हो गया। और बागवान विभाग की तरफ से हमें एक प्रशिक्षण दिया था बी कीपिंग का, मैम उसमें भी हम काम करते हैं। जैसे थोड़ा शहद बेच दिया। हमारी एक सोसाइटी बनी है ना हमारे बसंतपुर ब्लॉक में, जय किसान बागवान, मैं उसमें सदस्य हूँ। मैं उसमें 40 लोग मेंबर है, 40 लोगों की बनी है और 15 महिलाएं हैं उसमें। तो हम उसमें, उससे भी हम बहुत प्रेरित होते हैं। हम सारे इसमें भाग लेते हैं, जहाँ भी कहीं मौका मिले हम पीछे नहीं हटती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक प्रेरणा है, प्रोत्साहन है कि आप भी इस तरह से जो है अपने कृषि कार्य कर सकते हैं। और
महिलाओं के लिए विशेष तौर से ये प्रेरणात्मक आज का ये अंक है कि किस तरह से हिमाचल की ग्रामीण महिलाएं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कृषि में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। एक तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महेश्वरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि सुशीला जी ने बताया कि पशुपालन भी कर रही हैं, दुग्ध उत्पादन से या घी बेचकर जो है पैसा कमा रही हैं, बागवानी में किस तरह से आप अपना योगदान दे रही हैं, इस बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। बागवानी की तरफ से मैम आपको मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि जो हमारा, मैं अपनी बात करती हूँ कि हमने 2021 से लेकर अपने जो जितने भी है मतलब पौधारोपण बहुत ज़्यादा किया है। पौधारोपण जैसे थोड़ा बहुत अगर हम एक ही साइड जैसे सब्जी उत्पादन करेंगे तो भाई हमारी थोड़ा आमदनी में चलो भिन्न भिन्न प्रकार की हम चलो थोड़ा पौधे जो हमारी जैसे कोई खाली जगह पड़ती है तो हम उसमें अपने पौधे भी लगाए हैं। जैसे 200-300 पौधा हमने प्लम का लगाया है, ब्लैक एम्बर लगाया है, 200-300 पौधा हमने दूसरा रेड ब्यूट लगाया है, कुछ पौधे हमने 500 पौधा हमने सेब का लगाया है। तो उस तरफ से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब्जी उत्पादन में भी अपनी भागीदारी अवश्य दें और जो हमारा जो खाली पड़ा एरिया रहता है तो उसमें हम अपने पौधे लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए आमदनी है। जी जी, निश्चित तौर पर आप बागवानी में भी पूरी तरह से सहयोग दे रही है और वो आर्थिक रूप से आपको मदद भी करेगा। आपसे जानना चाहेंगे सुशीला जी कि जब फसल उत्पादन करना है, फसल के लिए कौन से बीज का आप इस्तेमाल करती है, कहाँ से प्राप्त करती हैं बीज, और बीज का भंडारण जो किया जाता है वो किस तरह से आप करती हैं? मैम, जो कुछ बीज तो हम अपने रखते हैं, देसी बीज जिसको बोलते हैं जी, लेकिन अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें जो है बीज हाइब्रिड लेना पड़ता है बाजार से खरीद के जी, क्योंकि हाइब्रिड के बीज नहीं रहते हैं जी। तो जैसे हमारे अपने बीज होते हैं लहसुन, प्याज, अदरक, अरबी और दूसरा आलू भी रखते हैं हम अपना। और बाकी जो हमारी प्रोफेशनल होती है जैसे बीन्स, मटर और शिमला मिर्च वगैरह, टमाटर, ये हम हाइब्रिड लगाते हैं जी। तो ये जो आप बीज रखते हैं, अपना बीज रखते हैं, इसको भंडारण कैसे किया जाता है कि अगले साल तक ये बचा रहे, इसके लिए आप किस तरह से रखते हैं? जैसे बीज जैसे हम शिमला मिर्च का भी रखते हैं मैम, तो उसको जैसे निकालते हैं ना, पक गई, पहले जो मिर्च होती है पेड़ की उसको लाते हैं और उसका बीज निकाला और धूप में सुखाया, फिर बेबिस्टिन मिला के पैक करके डिब्बे में रख दिया जी। और लहसुन का भी ऐसी है, जैसे हम लाते हैं ना, गुच्छी बना के लाते हैं और उसको किनारे में नेक में लटका देते हैं। तो ये मुझे लगता है एक पारंपरिक तरीके से आप बीज को सुरक्षित रख रही हैं, भंडारण कर रही हैं, जिसे हम अगले साल भी इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई की बात करना चाहेंगे, महेश्वरी जी से जानना चाहेंगे कि अपनी फसलों की सिंचाई के लिए आप किस तरह से सिंचाई की जाती है फसलों की, और एक फसल में लगभग कितने से कितनी बार सिंचाई की जाती है एक समय अवधि के अंदर? मैम, सिंचाई के लिए मैं सबसे पहले तो हमने भी अपने खेतों में जैन इरिगेशन जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने भी अपनी सिंचाई योजना अपने खेतों में लगाई है, स्प्रिंकलर लगाए हैं, मिनी स्प्रिंकलर। मैं डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इससे जो सिंचाई करने की जो सुविधा है, जैसे मान के चलो हमने फूलगोभी लगानी है, तो फूलगोभी हमने लगानी है तो पहले हमने खेत तैयार करना है, खेत तैयार करने के बाद फिर हमने फूलगोभी जैसे लगानी है तो सिंचाई के लिए हमने जैसे दिसंबर महीने में लगानी है या नवंबर में लगानी है, तो सिंचाई के लिए हमें जैसे आज पौधा रोपित करना है तो सिंचाई हमने पौधे के पास देनी है, पाइप के द्वारा हमने पौधे के पास देनी है। फिर पौधे के बाद दे के फिर जैसे हमने आज लगा दी, आज हमने पौधे लगा दिया, फिर नेक्स्ट दिन वैसे सर्दियों में इतनी आवश्यकता नहीं होती है, नमी होती है खेतों में, तो इतनी आवश्यकता नहीं होती है पानी लगाने
तीसरे दिन हमने सिंचाई उसमें ज़रूर करनी है। इससे हमें उसकी जो उर्वरकता है, उर्वरकता शक्ति है वो बनी रहेगी और हमारा जो पौधा है वो एक समान चलेगा भी और मतलब जो पौधा है वो सूखेगा नहीं। तो इस तरह से हमने सिंचाई करनी है। जैसे तो किसी के पास स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर तो हम पहले नहीं, जब हम पौधा लगाते हैं तब तो हम पाइप द्वारा ही पानी देते हैं उसमें, क्योंकि पौधे के पास पानी जाना बहुत ज़रूरी होता है। जी निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान बागवानों के लिए आपके माध्यम से मिल रही है, इसके लिए आपका आभार। आपसे पूछना चाहूँगी कि जब फसल की बिजाई करनी हो तो उससे पहले जो ज़मीन तैयार की जाती है, खेतों को तैयार किया जाता है, किस तरह से तैयारी होती है शुरू में, इसके बारे में बताएं। जैसे खेत हमने तैयार करना है ना, तो उसका जो घास होता है वो काट के वो करना है। ट्रैक्टर उसमें जैसे ट्रैक्टर चलाना है तो रोटावेटर से करते हैं हम जी, रोटावेटर से करते हैं। उसकी उसमें हरी घास भी उसमें हो जाती है, फिर हरी खाद भी बन जाती है जी। और उसके साथ बाद में जब वो खेत कर लिया तो गोबर डालते हैं और फिर और करते हैं ट्रैक्टर से उसकी और खेत जो है इतना हो जाता है ना, बिल्कुल नरम मिट्टी की तरह हो जाता है जी। तो उसके बाद हम वो 2 बार किया, उसके बाद हम उसमें फसल लगा देते हैं। जी, एक तरह से खरपतवार को निकाल के मिट्टी को नरम करने के बाद जो है आप फसलें उगाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रही। और इसके साथ ही एक और सवाल जो बीच में संस्था की बात उठी थी, महेश्वरी जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके क्षेत्र में आपने किसी तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या इस तरह की किसी संस्था का भी निर्माण किया है जो आपको कृषि में सहयोग कर रही हो विशेष तौर से? हाँ जी मैम, हमारे पंचायत स्तर पर भी मतलब हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 16 सेल्फ हेल्प ग्रुप खुले हुए हैं और जिसमें भरपूर योगदान दे रही है महिलाएं। और उसके समूह का एक हमारा ग्राम संगठन बना है, सृजन महिला ग्राम संगठन, और उसमें भी महिलाएं बहुत योगदान दे रही हैं ब्लॉक स्तर पर भी, और तरह तरह की जानकारियां भी ले रही हैं उसमें, और महिलाएं उसमें भरपूर योगदान दे रही है, अपना कृषि का कार्य करती हैं। जिस तरह से जैसे मान के चलो अगर दूध उत्पादन किसी के पास मतलब ज़्यादा है तो वो अपना दूध भी उस तरीके से भी अपना क्लस्टर लेवल तक पहुंचाती है। तो फिर वहाँ पे उनका जो हमारा जो सरस मेले लगते हैं, कहीं पे अगर अच्छा मतलब वो लगता है, कहीं पे अगर कोई मेला लगता है तो वहाँ पे अपना जो जैसे घी हो गया, दूध हो गया, घी अपना देती है, राजमा अपना बेच सकती है। मतलब हर उत्पादन जो पैदा कृषि के द्वारा करते हैं वो अपना एक आजीविका के तौर पर महिलाएं इससे सुदृढ़ हो रही है। जी, हाँ जी, महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बात उठना लाजमी है, आज का हमारा कार्यक्रम है आधुनिक कृषि में महिलाओं का योगदान। तो एक महिला होने के नाते पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ आप खेती भी कर रही हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है और कैसे ये मैनेज कैसे करती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज का जो ज़माना है सबके लिए नौकरियां भी नहीं है जी, तो मैं तो ये बोलना चाहूँ कि अगर पढ़ी लिखी भी है, अगर सबके घर में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो अपना जो कृषि की तरफ है वो भी ध्यान दें। और जो ये मेरा तो कहना ये है कि पारिवारिक भी बहुत ज़रूरी है, और जो हमारा ये जो संस्थाएं खुली है इसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो चुनौतियाँ तो बहुत आती है, चुनौतियाँ तो महिलाओं के लिए वैसे है, पर एक है कि समय स्पेंड करना पड़ता है कि भाई हमने इतना टाइम में इतना काम करना है, अपना काम भी करना है, पशुपालन का भी करना है, और अपना जो खेतों में हमने फसल लगाई है उसके लिए भी हमने टाइम निकालना है। जी जी, निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय प्रयास है, सराहनीय कार्य है कि आप अपने पारिवारिक जीवन के साथ जो है आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होती जा रही हैं। ये हिमाचल की सभी महिलाओं के लिए जो है प्रेरणात्मक कार्य है। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आपकी कृषि कार्यों के लिए क्या आपको किसी तरह के सम्मान प्राप्त हुए हैं अभी तक? जी मैम, सम्मान या पुरस्कार कुछ इस तरह के मिलते हैं मैम, छोटे छोटे पुरस्कार मिलते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो सम्मानित तो बनता ही है हमारा।
जी हाँ जी, मिले हैं। जी, एक और बात जानना चाह रही थी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, हालांकि आपने बात भी कही, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस तरह की योजनाएं जो कृषि और बागवानी के लिए या पशुपालन के लिए बना रही हैं, हाँ जी, वो आप किस तरह से जो है उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की योजनाओं से? सरकार की योजनाओं से मैम, जैसे महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप खुले हुए हैं। महिलाएं उसमें जैसे किसी को पशुपालन विभाग जैसे कृषि सखी बनाई है, कोई पशु सखी बनाई है, उनको कृषि से रिलेटेड हर जानकारी देते हैं, ट्रेनिंगें दी जा रही है और बी कीपिंग की ट्रेनिंगें दी जा रही है महिलाओं को। शहद किस तरह से वो करना है, शहद की हम किस तरह से मतलब कर सकते हैं। और दूसरा आपका पशु के बारे में पशुपालन विभाग की तरफ से भी हमारे को जानकारियाँ मिल रही है। पशुपालन विभाग से कोई पशु सखी रखी है महिलाएं, फिर वो मतलब अपने पहले ट्रेनिंग लेती है, फिर बाद में आके महिलाओं को प्रेरित करती है। तो ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की ही देन है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमारे किसान बागवानों के लिए, विशेष तौर से महिला किसानों के लिए जो है उपलब्ध हो पाई, और सरकार किस तरह की योजनाएं बना रही हैं कृषकों के लिए और महिलाओं को कृषि में अधिकाधिक आने के लिए किस तरह से योगदान दे रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार और बधाई कि आप इस कार्य में संलग्न हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में हमने जो बात की आधुनिक कृषि में महिलाओं का योगदान, आपने देखा कि महिलाएं किस तरह से जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कृषि में अपना अहम योगदान दे रही है और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही हैं। आज के लिए कृषि दर्शन के इस अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।